आखिरकार मिल ही गया जेनजीज को अपना प्रधानमंत्री। जी हाँ, बात करते हैं नेपाल की। मेरा नाम है यावर काजी और स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। पहले हम उस चीज पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं कि नेपाल में एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए, जिस जेनजीज को हम अपने देश में इनवैलिड, बेकार, न जाने तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, उन्हीं जेनजीज ने नेपाल का तख्ता पलट कर रख दिया है। उस करप्शन वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है नेपाल से। जी हाँ, एक्चुअली मामला ये था कि पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल मीडिया में और नेपाली मीडिया में ये गलतफहमी उड़ाई जा रही थी, ये एक फेक न्यूज़ उड़ाई जा रही थी कि ये जो बच्चे हैं, ये जो जेनज़ीज़ हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया बैन के लिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत ये थी कि जो नेपो किड्स हैं, नेपाल के जो बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे हैं, जब उनकी लाइफ को एक्सपोज़ करना शुरू किया इन जेनज़ीज़ ने कि वो कितने महँगे-महँगे बैग यूज़ करते हैं, कितने महँगे-महँगे ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं और उनका लाइफ़स्टाइल क्या है, कितने पैसे वो दिन भर में उड़ा देते हैं और उनके जो माँ-बाप हैं, उनके स्विस बैंक में जो अकाउंट बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका जो एक्सपोज़ चल रहा था, उन चीज़ों को जो ये लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, उससे परेशान आकर गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। उसमें जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब पर बैन लगा दी और बहाना क्या बनाया कि इन लोगों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसके बाद क्या था? इसके बाद जो थोड़ा बहुत पैसा लोग सोशल मीडिया से कमा पा रहे थे, उस पर भी खतरा मंडरा गया। उसके बाद तो ये मोमेंट मानो इतना बड़ा हो गया कि आज दुनिया के सामने है। इसी दौरान कुछ बच्चे जो स्कूल यूनिफॉर्म में थे, वो संसद भवन में घुस गए और इसी दौरान कुछ पार्टीज के लोग भी उनके साथ अंदर चले गए और देखते ही देखते इन लोगों ने संसद की जो है दीवार गिरा दी। लेकिन बच्चे तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेन बात यहाँ पर हुई जो सामने से उन बच्चों पर गोलियां चलाई गई और उनको हेडशॉट मारे गए। ऑन द स्पॉट 30 से 40 बच्चे वहीं मर गए ऑन द स्पॉट और 40 से 50 बच्चे जो हैं हॉस्पिटलाइज हो गए। अब जो उन बच्चों के माँ बाप थे वो भी सड़कों पर उतर आए और इतना बड़ा प्रदर्शन किया, इतना बड़ा एक जो कह सकते हैं आप भीड़ इकट्ठी हुई कि 3 से 4 जेलें नेपाल की टूट गई। अब क्या था? अब जो नेपाल के अपराधी जो उन जेलों में बंद थे, अब उन्हीं जेलों में विपक्ष का एक नेता भी बंद था जिसका नाम है रवि लामिछाने। वो भी जेल से बाहर आ गया। उसके बाद तो ये आपने जितने भी फुटेज देखी होंगी कि हाथ में हथियार हैं और बंदूकें हैं, ये सब वही क्रिमिनल्स थे जो जेलों से छूट गए थे। इसके बाद आग लगाई गई, इसके बाद आगजनी हुई, इसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जलाई गई, प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी गई और कितने ही मासूम लोगों की जान भी चली गई और पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को तो जिंदा जलाया गया। अब ये बच्चों का जो प्रोटेस्ट था ये बहुत बड़ी एक शक्ल ले चुका था क्योंकि इसमें जो है क्रिमिनल भी जो है शामिल हो चुके थे। सबने अपना अपना फायदा उठाया, चोरियां की लोगों ने की, आग जलाई और सब कुछ होता रहा और बहुत इसमें मासूम बच्चे भी मारे गए और न जाने कितने गायब है और कितना डेटा जो है अभी सामने आया ही नहीं है। लेकिन ये सामने से गोली चलाने को आप डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं कहोगे, ये तो एक तरह की डिक्टेटरशिप थी और इसके बाद ही ये इतना गुस्सा लोगों में आया। अब आप देख सकते हैं इन जेनजीज ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जान की बाजी लगाकर ये अड़े रहे और इस सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद केपी ओली का इस्तीफा आता है। सबको लगता है कि अब शायद ये सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। 20 अगस्त 2025 को जो 3 जेलें टूटी थी, उनके अंदर से ऐसे ऐसे अपराधी बाहर आ गए कि जिनको संभालना अब नामुमकिन था। आप यकीन जानिए कि पूरे नेपाल को मिलिट्री ने अपने कब्जे में लिया ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और अनाउंस किया कि अपना प्रतिनिधि सामने लाइए। जेनजीज के सामने अब 4 से 5 चेहरे थे। मेन जो चेहरे थे, मैं 3-4 लोगों के आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले रवि लामिछाने, दूसरा बालेन शाह जिसका नाम आपने शायद सबसे ज्यादा सुना होगा, और एक और नाम था जो नाम है राजा ज्ञानेंद्र, जो इस नेपाल को हिंदू राष्ट्र फिर से बनाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूं, जो नेपाल की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं उनका नाम है सुशीला कर्की। ये वही सुशीला कर्की हैं जो नेपाल में पहली बार वुमेन चीफ जस्टिस बनी थी और इन्होंने फिर से इतिहास रच दिया है। वो नेपाल की पहली औरत हैं जो प्रधानमंत्री बनी है, क्योंकि जेनजीज का साफ साफ ये कहना था कि हमें ऐसा लीडर चाहिए जो सत्ता पक्ष को नहीं बल्कि सच को सर्व करे। और सुशीला कर्की
जो कि ईमानदारी और सच्चाई की मूरत मानी जाती हैं, उनको ये पद संभालने के लिए मिल चुका है। अब देखना यह है नेपाल का ये नया सफर कहां तक सुचारू रूप से चल पाता है, और मैं दुआ करता हूं कि नेपाल में अब सब कुछ ठीक हो जाए और एक बार उन जेनजीज को फिर से सलाम, जिन्होंने अपनी जानों की बाजी लगाकर इस जीत को हासिल किया है और पुरानी सरकार जो करप्शन में पूरी तरह लिप्त थी उसको उखाड़ फेंका है। चलता हूं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।